हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्क पावर एनर्जी के एक और बेहतरीन से सेशन में। अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा है दो चीज बेटा, कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। आज अपन खूब सारे न्यूमेरिकल करेंगे और रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास का 2 मिनट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 में। आज अपन करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग वर्क डन बाय द वेरियस फोर्सेस। लेकिन उससे पहले जो मैंने कल पढ़ाया था लास्ट क्लास में, कौन सा चीज जल्दी से बता दो। वो मैंने बताया था आप लोगों को क्या वर्क किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, और खूब सारा आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आज सुबह में, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, जिसमें मैंने बताया था फोर्स एक्स वाई जेड में हो सकता है, और यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स में, वाई में, जेड में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम कराते हैं, लेट इट बी डीएक्स। और अगर हम लेके जाते हैं उसे कहां से कहां तक, यहां से ए से बी तक, मान लो ये dx को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे। तो ये ds जो वेक्टर मैंने लिखा है अभी छोटा सा, ये ds वेक्टर एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जल्दी से बताओ। ये रिप्रेजेंट कर रहा था एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप को। तो वर्क डन ऐसे केस में हम एफ डॉट ds से निकालते हैं। तो x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ, क्योंकि k डॉट के होता है 1 और j डॉट के 0 होता है, i डॉट j 0 होता है, 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो उसके बेसिस पे मैंने ये वेरिएबल फोर्स के बारे में अभी तक बताया था। अभी थोड़ा और भी बात करेंगे, लेकिन एक और चीज बताया था मैंने कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन एफ डॉट एस से निकाल देते हैं, जहां पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, एंड इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसका कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव हो सकता है। ये दोनों मैग्नीट्यूड है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब वर्क डन भी नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव कब होगा? जब एंगल जो होता है वो 90 और 180 के बीच में होता है, ऐसे केस में ये नेगेटिव होता है। जब एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है तो 0 होता है, और पॉजिटिव जब 0 और 90 के बीच में होता है तब ये वर्क पॉजिटिव होता है। इसके बारे में भी हमने बात करी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला था मैंने कि वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम लिखते हैं। यानी कि ये एफ है और ये एस कॉस थीटा को मैंने क्या बोला, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट है, किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स in the direction of force, in the direction of force। बोलो, मजा आया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसके बेसिस पे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन किए थे। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन फिर से हम करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन कराया था, बहुत पुराना था, देखो ये फिर से 2015 में आया। मतलब ऐसे क्वेश्चन लगातार आता रहता है, बिना कोई लोड का तुम लोग कर पाओगे। बोला पार्टिकल मूव्स फ्रॉम r1, पोजीशन वेक्टर देखो वेक्टर में है, टू r2, देखो वेक्टर दे रखा है, ये दो पोजीशन वेक्टर को मैंने लिख दिया। व्हेन अ फोर्स ऑफ 4i + 3j न्यूटन इज अप्लाइड, बोला हाउ मच वर्क डन बाय द फोर्स। यहां पे जब r1 से r2 जाता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r, मैंने बार बार बोला है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर से निकलता है। मैंने डायग्राम के थ्रू भी बताया था कि अगर सपोज करो ये वाला वेक्टर है, पॉइंट है a, ये वाला पॉइंट है B, और ये वाला पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर है, ये वाला पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर है। तो अगर मैं किसी भी ओरिजिन के रेफरेंस पे मैं बात करूं तो ये हो जाएगा क्या, R1 वेक्टर, ये हो जाएगा क्या, R2 वेक्टर, और ये जो कहानी बन के आएगा ये वो हो जाएगा डेल्टा R वेक्टर। तो वेक्टर R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, R1 प्लस डेल्टा R R2 के बराबर हो जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। R1 प्लस डेल्टा R R2 के बराबर होगा। ये कैसे बोलते हो सर आप, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ये, कि जो सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर होता है उन दोनों का सम तीसरा जो अपोजिट डायरेक्शन होता है उसके सम के बराबर होता है। तो वहां से मैंने ये लिख दिया। जब मैंने R2
में इसे घटाया तो 4j में इधर कुछ है नहीं, 4j में से घटा तो 4j ही हो जाएगा। 3k में से यहाँ पे k है, अच्छा सॉरी माय बैड, यहाँ j तो है। देखो ये सब मिस्टेक मत करना, यहाँ i के बाद j था तो 4j में से माइनस यहां पे कर रहे हो तो -5j जाएगा, तो -j कैप हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। 3k में से यहां k नहीं है तो 3k ही लिख दिया तुमने, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है यहां i नहीं है, यानी कि 0i है, इसका ये मतलब था। तो 0i में से ये घटा तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया +2i। तो फाइनली इसको अच्छे से लिख लेना तुम लोग, 2i -j +3k, ये सजा के लिखने से क्या होगा, गलती के चांस रिड्यूस हो जाएगा, अदरवाइज ये मिस्टेक कर देते तुम लोग। तो अब हमें वर्क डन तो आपने सिखाया है ना सर, F.S होता है, हाँ, तो i के साथ जाएगा, j के साथ जाएगा, i के साथ तो 4 और 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 8, j के साथ जाएगा तो प्लस और माइनस -3, और k वाला यहाँ 0 है और यहाँ 3 है तो ये हो जाएगा 0, तो 8 में से 3 गया तो आंसर होगा 5 जूल। तो 5 जूल का वर्क डन हो जाएगा। ये कल भी कराया था, ये क्वेश्चन कितने बार, 3-4 बार देख लिया तुमने, अभी तुरंत जो पूछा गया है, कभी भी आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन मजे में, है ना। बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अ मैन पुशेस अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक मान लो दीवार खड़ा कर दी तुमने, और इस दीवार को क्या किया, दीवार का पेंटिंग सेंटिंग डेंटिंग, दीवार का अच्छा कलरफुल दीवार बनाया तुमने। ये दीवार है मान लो, तो दिक्कत तो नहीं हुआ दीवार को समझने में। एक और बना दूं क्या, चलो एक और बना देता हूं। ये दीवार है, दीवार की पेंटिंग मैंने अच्छे से कर दी है, कलरफुल पेंटिंग है, देख रहे हो ना। अब ये दीवार है भैया, अब इस दीवार को क्या करने की कोशिश कर रहा है तू, दीवार को एक मैन यहां पे खड़ा होके इसको क्या कोशिश कर रहा है वो देखना, दीवार को हिलाने की कोशिश कर रहा है भैया, क्या बोलते हो। हाँ सर, तो ये मैन है, अच्छा है, खुश है, और यहां पे अपना पूरा ताकत लगा के दीवार को क्या कर रहा है, हिलाने की कोशिश कर रहा है, बट कुछ नहीं कर पाया। यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, देखो ये है, एक ये है, एक ये है, इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, देखो 0। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बताओ, वर्क डन क्या होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यही 0 है। तो 0 को किसी चीज से करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो बोला निगेटिव वर्क इज डन, पगला गेलबा, क्या पॉजिटिव बट नॉट मैक्सिमम, पगला गेलबा, नो वर्क एट ऑल। क्योंकि मैक्सिमम पॉजिटिव निगेटिव तो तब ना जब कुछ डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस वेटवा ही 0 है वेटवा, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। समझ में आएगा, यस। अगला बोला था इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये बोल रहा है कि फोर्स जिधर है, ध्यान देना, उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, उधर ही डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बात को समझना, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आर डबल्ड। तो ऐसे केस में वर्क डन जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। वेक्टर खत्म है। अच्छा ऐसा क्यों सर, वेक्टर कहां गया, वेक्टर गया बेटा तुम्हारे खेत में घास चरने, क्योंकि ये F.S होता है, और F.S को क्या करोगे, F.S cos, यहां पे थीटा कितना है 0, और cos 0 कितना होता है 1, तो इसीलिए वर्क डन कितना हो गया F इंटू S। सिंपल मल्टीप्लीकेशन। तो बोल क्या रहा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल्ड, द वर्क वुड बी। तो ये इनिशियल वर्क है, द न्यू वर्क में क्या हो गया, फोर्स भी डबल हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी डबल हो गया 4 टाइम्स F इंटू S। यानी कि पहले का जो वर्क है उस वर्क का क्या हुआ, ये 4 टाइम्स हो गया, तो ये इनिशियल वर्क का 4 टाइम्स हो गया। तो बोल रहा है क्या, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो नया जो वर्क होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाया, अब मजा दिलाता हूं थोड़ा तगड़ा वाला मजा। रेडी हो, चलिए सर रेडी है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये वही क्वेश्चन है जो अभी करवाया, तो इसको हटाओ, अगला पेज पे आ जाओ। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था शायद होमवर्क, आई डोंट थिंक कि अब तुम इसमें कोई गलती करोगे। बोल रहा है अ यूनिफॉर्म फोर्स 3I plus j cap acts on the particle of mass 2 kg, hence the particle
इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजीशन इनिशियल टू फाइनल। तो इसमें से इसको घटाओ, कल बताया था क्या ये क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा। 4i में से 2i गया तो बचा 2i। डेल्टा आर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालता हूं मैं हमेशा। 4i फाइनल में से इनिशियल, 2i 4i में से 2i गया, 3j में से यहां कुछ गया नहीं तो 3j ही हो गया। और माइनस क्या, ये शायद कल ही बताया था, माइनस के मुझे याद आ गया -2 के। तो आंसर हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट है या फोर्स है। तो i के साथ जाएगा तो 3 2 जा 6 हो गया, वर्क डन निकाल रहा हूं। और जे के साथ जाएगा तो 3 हो जाएगा तो 9। ये बताया था मैं कल, याद आ गया मुझे, डिलीट नहीं हुआ होगा, ये कल बताया था। तो एक टाइप का वैरायटी आपको बड़ा प्यार से क्लियर करवा दिया मैं। अब वर्क डन के ऊपर गेम खेलते हैं और दूसरे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स से निकल के आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज सब यूज करूंगा। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया है कि कोई भी वेरिएबल फोर्स है, सपोज कर लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई वेरिएबल फोर्स है। अगर कोई वेरिएबल फोर्स है तो पहले कुछ वैल्यू होगा, फिर बढ़ा होगा, फिर घटा होगा। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ। अगर मैं बोलूं कि यहां पे फोर्स है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे फोर्स है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, जरा सा समझने की कोशिश करना। मान लो एक्स डायरेक्शन में ही है, इसको आर भी लिख सकता हूं मैं, वाई भी लिख सकता हूं, जेड भी लिख सकता हूं, एस भी लिख सकता हूं। एक्स एक्सिस में है इसलिए एक्स लिख दिया क्योंकि यहां पे एक्स का फंक्शन है। ये वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है क्योंकि मैंने बोला कि ये एक्स का फंक्शन है और एक्स का वैल्यू यहां पे कुछ और है, 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 यहां पे ये वाला वैल्यू है, यहां पे ये वाला वैल्यू है, यहां पे ये वाला, यहां पे ये वाला, यहां पे ये वाला। मतलब ये वेरिएबल फोर्स है। गेटिंग? फोर्स किधर है? वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड। तो मैं अगर बोलूं तुम्हें कि इसमें वर्क डन क्या करोगे, तो तुम बोलोगे ये फोर्स और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन करेंगे, क्योंकि मैंने बोला तुम्हें ये फोर्स एक्स डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। बात समझ में आ रही है? तो डॉट प्रोडक्ट कितना दे देगा, जल्दी से बताओ? 0। यहां पे डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो हो जाएगा एफ डी एक्स इंटीग्रेशन कहां से कहां तक। अब जरा इसको बहुत प्यार से समझो। मैंने इंटीग्रेशन में इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताया था। ये क्या है? एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। सपोज करो मैं ओरिजिन से x डिस्टेंस पे गया और एक छोटा सा dx विड्थ का यहां पे एक स्ट्रिप को कट मारा। ये क्या किया, जल्दी से बताना। ये मैंने एक छोटा सा dx विड्थ का स्ट्रिप काट दिया और इस x पे जाके पूछा कि f तुम कितना हो, तो इस f ने बोला मैं f हूं। तो ये जो स्ट्रिप है ये है क्या, जरा ये समझो। इसमें ये वाला लेंथ है सर और ये वाला विड्थ है सर। तो ये f लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, dx विड्थ को। तो ये है क्या एक्चुअल में? एक छोटा सा एरिया है, इस ग्राफ के अंदर का एक छोटा सा एरिया है dA। f dx एक्चुअल में क्या है? दिस इज नथिंग बट अ स्मॉल एरिया विद इन द ग्राफ। अगर मैं बोलूं कि ये वाला पॉइंट का जो लिमिट है वो x1 है और ये वाला पॉइंट का लिमिट x2 है, तो अगर मैं बोलूं कि x1 से चल के x2 तक गए, x1 से चल के x2 तक गए, तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? ये जो छोटा सा एरिया सर ने लिया है वो सर यहां से स्टार्ट किए हैं इस एरिया को सॉल्व करना। यहां से एक छोटा सा एरिया सर यहां लिए हैं, फिर इसके बाद छोटा सा एरिया सर यहां पे लिए हैं। देखते जाओ, कहानी का गेम ऑन हो रहा है। अब थोड़ा सा बढ़ाओ। फिर छोटा सा एरिया सर इसके आगे वाले पॉइंट पे कंसीडर किए होंगे एंड सो ऑन। ये छोटा एरिया करते जा रहे हैं और सर पहुंच गए होंगे इस जगह पे। तो ये छोटा एरिया को मैं अगर यहां पे लिखा और मैं x1 से x2 तक गया, तो इसका मतलब होता है कि मैं सम कर रहा हूं इस छोटे एरिया को। dA1 मान लो, dA2, dA3 एंड सो ऑन। तो एक्चुअल इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है
कि x1 से x2 तक ये जो एरिया निकल के आया है, x1 से x2 तक ये जो एरिया निकल के आया है, इस एरिया का टोटल वैल्यू, यानी कि अभी तक जो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स F डॉट dx तुम पढ़ते थे, वो अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मैं क्या हूं? एरिया हूं। कौन सा एरिया हूं? एरिया अंडर F वर्सेस x ग्राफ फ्रॉम x1 टू x2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर वर्क डन निकालना है तो वर्क डन होगा एरिया अंडर fx ग्राफ, वर्क डन होगा एरिया अंडर fx ग्राफ। बोलो, मजा आया? क्लियर हुआ? वर्क डन क्या होगा? एरिया अंडर fx ग्राफ। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन दो तरीके से निकलेगा, एक इंटीग्रेशन के और दूसरा एरिया से। तो अब तुम्हें मैंने बना दिया क्या? जल्दी बोल दो, डबल ए आर्मी। तो डबल ए आर्मी क्या करेगा? फोड़ेगा। वो फर्स्ट मेथड भी समझ गया कि वर्क डन निकालने का दो तरीका, एक इंटीग्रेशन और दूसरा एरिया। मजा आया तो आग और दिल बरसा दो जल्दी से। तो ये दोनों चीज को समझते हैं अपन क्वेश्चंस के थ्रू। तो अब हमें सर कोई भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, देखो ये खूब आया हुआ है, नीट के क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूं, लेकिन जेई मेन में भी आया है यही क्वेश्चन लाइन से। डरो मत, पूरा कंटेंट पढ़ा रहा हूं। चाहे तुम मेंस के बच्चे हो, नीट के बच्चे हो, तुम्हारा सिलेक्शन फिजिक्स के बलबूते पे करवा देंगे मेंस में तो, और नीट में तो 180 बाई 180 की ही गारंटी लेके बैठे हुए हैं। तो तुम्हें सारे वेराइटीज को कवर करेंगे। तो अभी देखो, पढ़ो क्वेश्चन को। बोल रहा है फोर्स F ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद द डिस्टेंस d, ठीक, as shown in the figure. The work done on the particle during its displacement of 12 मीटर is, अब 0 से 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क डन अभी पढ़ाया, इसका एरिया निकाल दो। कितना आसान है निकालना। अब ये रोम्बस वाला एरिया ले लो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, या फिर एक और तरीका यूज कर सकते हो तुम, दोनों से बराबर आएगा। यहां तक तुम्हें दिख रहा होगा एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्रायंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। कितना होगा? ये 2 हाइट का है और 6 यहां से है, तो 2 इंटू 6 हो गया। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा जल्दी से बताओ? यह परपेंडिकुलर है 2 का, और 6 से 12 तक कोई चीज गया तो ये 6 का बेस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेंथ कितना है? 12 यहां तक है और 6 यहां तक है, तो इसको घटाओगे ना यार। 12 में से 6 गया तो कितना बचा जल्दी बताओ? 6 हो गया सर, है ना। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये खत्म। तो ये भी क्या हो गया? 6। तो यहां पे 6 जूल, यहां पे 12 जूल। टोटल वर्क कितना हो गया इन दोनों का सम? कितना हो गया? 18 जूल। देखो 18 जूल आंसर तुरंत से निकाल दिया हमने। मजा आया तुम्हें? ये ऐसे एरिया से निकालो। दूसरा एरिया भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये यहां से यहां तक कितना है? देखो 6। ये यहां से यहां तक कितना है? 12। तो लिखो 6 + 12 इंटू हाइट। हाइट मतलब ये इन दोनों पैरेलल साइड के बीच के डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं। तो ऐसा शेप का भी एरिया ऐसे निकाल देते हो। तो ये और ये खत्म। तो कितना हो जाएगा वर्क डन एक्चुअल में? 18 जूल। तो तुम कैसे भी आंसर टिक कर पाओगे। मजा आया? सिमिलर क्वेश्चन देखो, मैं ज्यादा दूर नहीं, ये पहले आया 2005 में, फिर आया और अभी भी आया है रिसेंटली। टेंशन की कोई बात नहीं है। तो ये क्या तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे बताओ? सर क्यों नहीं कर पाएंगे? सेम क्वेश्चन है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट वेरीज विद द डिस्टेंस x as shown here. The force is in Newton and x is in meter. The work done by the force moving from 0 to 6. 0 यहां है, 6 यहां है। इसका एरिया हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 6। तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 6 और ये 3 हो गया 9। तो 6 + 3 लिख देता हूं, कुछ बच्चे को दिक्कत हो जाता है इसीलिए। और इंटू डिस्टेंस ये जो है, तो कितना हुआ? ये वाला डिस्टेंस 3। तो ये हो गया कितना? 27 बाय, अरे 6 और 3 9, 9 इंटू 3 कितना हुआ जल्दी से बताओ? 27। और उसके नीचे क्या लिखोगे? 2। तो हो गया क्या? 13.6 जूल। बोलो मजा आएगा या नहीं आएगा?
कितना सेकेंडों में तुमने 13.5 13.6 क्यों लिखा है यार मैं भी आधा पगला ही जाता हूं सही में। आधा है तो 13.5 ही होगा ना यार, क्या बोलते हो? 13.5। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। कहानी आगे बढ़ाएंगे मेरे भाई। ये क्वेश्चन दमदार है, मजा जबरदस्त आएगा। देखना सिखाता हूं अब बेसिक चीज। 1998 का क्वेश्चन क्यों लिया सर आपने? क्योंकि जेईई मेन 2023-2024 में आया, जेईई एडवांस में भी आया, और ये नीट के 1998 का क्वेश्चन है। अब बोलो कभी आ जाएगा तो रो दोगे? नहीं रोने दूंगा मैं। चलो अब बताता हूं मैं। यहां पे कभी कभी क्या होता है, इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास 3 मेथड है एक्चुअल में। 2 मेथड अभी आगे कंक्लूड करेंगे, पहले अभी बताता हूं। बोल रहा है अ फोर्स एक्ट्स ऑन 3 ग्राम पार्टिकल। ये 3 ग्राम है, याद रखना। तो 3 × 10 का पावर -3 kg है, याद रखना। 3 ग्राम को ऐसे लिखते हैं। इन सच अ वे दैट द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस। जब भी ऐसे पोजीशन दिया हो ना, कहां पे देखो, टाइम के फंक्शन में, तो इसको मैं 3 तरीके से करता हूं। 4 तरीके का मेथड है मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर देता हूं मैं इसे, और भी एक एडवांस मेथड है, 2 और छोटे छोटे मेथड है। तो सबसे आसान क्या करना है, सबसे पहले ये देखो कि पूछ क्या रहा है। बोल रहा है x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड, द वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड। क्या तुम ऐसे सिचुएशन में ये बता सकते हो मुझे कि डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट 4 सेकेंड में कितना है? अब ये पता है, ये जो पार्टिकल है वो x डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि x का ही वैल्यू दिया। तो जब शुरुआत किया वो t = 0 पे कहां पे है? वो ओरिजिन पे। t = 0 पे कहां पे है? रख के देख लो, 0 0 0 हो गया 0, ओरिजिन पे है, 0 0 पे है। और t = 4 पे कहां पे है? तो 4 रख के देखो, तो ये 4 पे कहां पे हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 4 जा 16। यहीं पे होगा, कुछ गलत किया मैंने। ये क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है मेरे भाई। तो ये हो गया 64, ये हो गया 64, ये क्यूब है। तो ये हो गया 4 का क्यूब। तो ये और ये खत्म, तो बचा 12। तो ये x = 12 पे हो गया, 4 सेकेंड पे। दिखते जा रहे हो तुम? तो ये 0 पे था और 12 मीटर पे पहुंच गया ये 4 सेकेंड में। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 12 मीटर। कितना आसान लगाया तुमने। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा सा देखोगे, ये x जब है यहां पे, तो x को अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। हाँ सर, निकालो वेलोसिटी कितना हुआ। 3 dt/dt हो गया 1, t² का हो गया 2t, तो ये कितना हो गया 8t, और t³ का हो गया 3t²। ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते जा रहा हूं। एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन कितना हो गया, जल्दी से बताओ। एक्सेलरेशन कितना हो गया? एक और डिफरेंशिएशन, तो 3 का खत्म, ये हो गया -8। हाँ सर, ये कितना हो गया, जल्दी बताओ। 3t², t² का हो गया 2t, तो हो गया 60। ये समझते जा रहे हो या दिक्कत हो रही है, बताओ। एक्सेलरेशन ये है और मास ये है। तो फोर्स पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। कितना आसान तरीके से तुम्हारा कहानी का गेम ऑन हो गया बेटा। लेकिन अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चंस वाला ने यहां पे टाइम के फंक्शन में गेम किया है। तो एक्सेलरेशन के बाद जब तुम फोर्स निकालोगे तो फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 3 ग्राम, सॉरी 3 × 10 का पावर -3। और डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? एक्सेलरेशन। इसको ऐसे लिखो 60 - 8। ये तुम्हारा निकल गया फोर्स। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और अब देखो, बड़ा ही बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं। जब तुम वर्क डन निकालते हो वेरिएबल फोर्स का, फोर्स वेरिएबल है। फोर्स क्या है यहां पे, जल्दी बताओ। फोर्स वेरिएबल है,
वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन क्या सिखाया था मैंने, जल्दी बताओ, एफ डॉट डी एक्स, यही सिखाया है ना। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन क्या सिखाया है, एफ डॉट डी एक्स। एफ तो तुम्हारे सामने है, कितना, जल्दी बताओ, एफ तुम्हारे सामने है 3 इंटू 10 का पावर -3 इंटू यहां पे क्या था 60 - 8। अब ये dx क्या है, याद रखना ये dx नहीं है, ये x है। इस x से dx निकालने का एक तरीका होता है, कौन सा तरीका है सर, इसे डिफरेंशिएट करो। अच्छा, किसी के भी रिस्पेक्ट में जो इसमें नहीं है, मान लो y के रिस्पेक्ट में कर देता हूं या z के रिस्पेक्ट में कर देता हूं, तो dx बाई dz करूंगा, तो यहां पे लिखूंगा 3 dt बाई dz, यहां पे लिखूंगा -4, यहां पे चेन रूल खाएगा 2t, फिर लिखेंगे dt बाई dz, यहां पे चेन रूल खाएगा 3t²। ये एक मेथड है, अगर इसको थोड़ा सा लंबा लग रहा है तो दूसरा अभी तुरंत बताऊंगा, तीसरा मेथड भी बताऊंगा। अच्छा ऐसा क्या, हाँ ये थोड़ा लंबा लग रहा है, सीखो, आया हुआ क्वेश्चन है 1998 में, कभी भी आ सकता है, तुम्हारे को सीखना पड़ेगा। ग्राफ से भी अभी करके दिखाऊंगा, तो मजा दिला रहा हूं, अभी टेंशन मत लो। तो कहने का मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करो। dx कैसे निकलेगा सर, इसको डिफरेंशिएट करके निकलता है। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो गलत आ जाएगा, क्योंकि t इसमें है, x इसमें है, इन दोनों को हटा के किसी और के रेस्पेक्ट में करो, तो dx बाई dz करो, तो यहां 3 dt बाई dz, ये dz निपट जाएगा, t² का 2t dt बाई dz, dz खत्म हो जाएगा, ये क्या होगा 2t हो जाएगा 4t, 4 2 8, देखते चलो 3 dt -8t dt बाई dz, ये खत्म हो जाएगा, t³ का 3t² dt बाई dz, तो ये क्या लिखोगे 3t² dt, ये है dx। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो। और अब जब ये चीज उठा के यहां पटकोगे और तब जब इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, 0 से 4 तक, तब ये एग्जैक्ट आंसर देगा। दिस इज वन ऑफ द मेथड, आई एम सेइंग बार 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 बार, ये वन ऑफ द मेथड है। यहां पे क्या 3 dt, अगला क्या लिखोगे -8t dt, ये सब बच्चों को आता ही नहीं है, 8t dt, अगला क्या लिखोगे 3t² dt, ये सब बच्चों को आता ही नहीं है। और अब देखो ये टी में है, लिमिट भी टी में ही है। एक मेथड मैंने बताया, इस बार एक्स में था ही नहीं गेम, टी में था, इसीलिए फंस रहे थे। दूसरा तुरंत से बता दूंगा मैं, ग्राफ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ग्राफ से अभी तो बताया ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाता हूं मैं। तो अब एक कहां प्रॉब्लम है सर, यहां पे देखो, अब एक प्रॉब्लम है सर, ये जो फोर्स है आपका m इंटू ए ना, ये टाइम का फंक्शन है सर, और ये टाइम जो है, ये जो है वो टाइम के बेसिस पे बना हुआ है। तो दूसरा मेथड मैं वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करूंगा, वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर एक्स के बेसिस पे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि एफ टी का फंक्शन है और वो डिस्प्लेसमेंट एक्स में हो रहा है, इसीलिए नहीं हम ग्राफ बना रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन में एफ टी नहीं होता है वर्क डन, एफ डी एक्स होता है, लेकिन यहां एफ टी का ग्राफ बना पाएंगे हम। और तो इसका भी एक मेथड होता है कन्वर्जन, लेकिन इतना डेप्थ में मत जाओ, नहीं तो तुम लोग बुखला जाओगे। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक इसलिए करवा देता हूं कि dx कैसे निकालते हैं ये समझो, f कैसे निकालते हैं ये समझो, और f डॉट dx को सॉल्व करो, लिमिट टाइम में रख के कहानी सेट हो जाएगा। एक मेथड। दूसरा मेथड, इससे वेलोसिटी जो निकाला है हमने, इनिशियल वेलोसिटी निकालो, 3 मीटर का आया, 4 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालो, 4 रखो यहां पे,
4 का यहां पे करो, इसको सॉल्व करो तो 3 मीटर पे वेलोसिटी, 4 मीटर पे वेलोसिटी निकल गया। वर्क डन 2 सेकंड में निकलता है। देखो मेथड 2, वर्क डन जो होगा वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। तुरंत से आंसर आता है। देखो हाफ m का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 का पावर माइनस 3, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। v फाइनल का मतलब 4 सेकेंड पे रखो, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। यहां पे क्या हुआ 48 पॉजिटिव का और 3 51 और 8 4 जा 32। तो इसको अगर 4 सेकेंड पे निकालोगे वेलोसिटी एट 4 सेकेंड पे तो क्या हुआ वो देखो, ये हो गया कितना 51 माइनस 32। देखो तुरंत से आंसर आ रहा है। अब 11 में से 2 गया बचा 9, यहां पे बचा 4 में से 3 गया 1। गलत तो नहीं किया मैंने? नहीं सर, 19 और t इज इक्वल टू 0 पे कितना है देखो 3, तो हो गया 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। मजा आया तुम्हें? मस्त वाला। तो करो तुरंत से, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। 19th इंटू 19th, ठीक है 361, इसमें से 9 घटा दो, यह कितना हो गया 2 5 3 352। कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 ये हो गया 1/2 इंटू 3 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इंटू 352। इसको कैंसिल आउट करो 2 से, 2 1 जा 2, बचा कितना 1 और 5 15, तो 2 से 7 से कितना बचा 14, यहां बचा 1 और 2 6, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 3 जा, और ये 10 का पावर माइनस 3 को मिली जूल लिखते हैं, 528 मिली जूल। किधर है आंसर? तो 28 है तो ये 30 मिली जूल के बराबर आंसर आ गया। अब तुम्हें मैं एक होमवर्क देता हूं। ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये तो नीट में आया, जेईई मेन में आया, तो वहां ये थोड़ी होगा कि तुमने अभी कितना पढ़ा है उससे क्वेश्चन आएगा, वो तो किसी भी चीज से पूछेगा। तो इसका आसान जो मेथड था वो वर्क एनर्जी थ्योरम था। यह कौन सा मेथड है? यह वर्क एनर्जी थ्योरम, जो अभी फ्यूचर में बताऊंगा मैं। लेकिन आ गया क्वेश्चन तो बता दिया मैंने कि वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालने से भी आता है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, उसमें चेंज किया तो हाफ एम फाइनल वी का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल वी का स्क्वायर। फाइनल भी 4 सेकेंड का निकाला 19 आया, इनिशियल भी 0 सेकेंड पे निकाला, ये आया घटा के निकाल दिया। अब तुम में अगर हिम्मत हो ना किसी में इसका इंटीग्रेट करना, 6 3 जा 18 टी डी टी माइनस 8 3 जा 24 टी डी टी, और इसको सॉल्व करना, ये आ जाएगा ना तो तुम्हें आत्मा में शांति मिलेगी। वैसे इसीलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन भी लाया इसके ऊपर, क्योंकि तुम लोग को आत्मा में शांति मिलना जरूरी है, नहीं तो फंस जाओगे। और क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा हायर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन है। देखो कितना पुराना क्वेश्चन था, आ जाएगा तो लोगों को बुखार छुड़ा देगा एग्जाम में, देख रहे हो। तो कोई ये करेगा तो फंस जाएगा, ये करेगा तो निकाल देगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन उसी फॉर्मेट का है, ये 92 में पूछा, 94 में पूछा, रिसेंटली खूब पूछा, लेकिन ये एक्स के फंक्शन में है, इसीलिए ये आसान है। और इस बार ग्राफ से भी हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसको कैसे भी कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन से कर लेंगे। तो फोर्स पता है, मास पता है, कोई मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पता है 0 से 5, तो वर्क डन जो है वो एफ डॉट डी एक्स से हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स का ही फंक्शन है, तो ये सिंपल एफ डी एक्स हो गया। तो 7 डी एक्स हो गया माइनस 2 एक्स डी एक्स हो गया प्लस 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। देखो ये आसान है, क्योंकि डायरेक्ट एक्स का फंक्शन था, इसको इंटीग्रेट करते हुए चले गए। अब यहां पे एक्स में ही लिमिट है और एक्स ही है, इसीलिए मैं 0 से 5 लिख दूंगा, 0 से 5 लिख दूंगा, 0 से 5। देखो एक छोटा सा चेंज और क्वेश्चन में अंतर देखो। अगर टाइम लिख दिया तो बुखार छोड़ा दिया इस क्वेश्चन ने।
टाइम लिख दिया तो बुखार छुड़ा दिया क्वेश्चन ने, लेकिन अगर x लिख दिया तो आसान बना दिया क्वेश्चन ने, हो गया खत्म। देखो 7 dx का इंटीग्रेशन x हुआ 5 माइनस 0, ये हो गया 5। 2 x dx का x स्क्वायर बाय 2, तो 2 नीचे लिखा। लिमिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चल रहा है x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, तो ये हो गया x स्क्वायर बाय 2, 2 यहां लिखा। अब x स्क्वायर का लिमिट हो गया 25। 3 ये x का पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, तो 3 हो गया, और x क्यूब में हो गया 125, 5 इंटू 5 इंटू 5। लिमिट खूब सिखाया है इंटीग्रेशन में भी, बेसिक मैथ्स में भी, इसीलिए अब स्पीड पकड़ना पड़ेगा। खुपाच खुपाच टकाक टकाक, हो गया 35, 35 में से 25 गया, बचा 10, और 125 में से 10 ऐड किया तो हो गया 135। 135 जूल। देखो क्वेश्चन की वैरायटी में एक छोटा सा चेंज बुखार लगा देता है बच्चों को, तो आपको हर एक चीज का ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, अदरवाइज आप फंसते रहोगे। बोलो, बात क्लियर हो रही है, दिमाग में सेट हो रहा है? चलिए सर अगला क्वेश्चन। फिर से मैंने टी वाला क्वेश्चन दिया, अब ये टी वाला और आसान होगा, देखना मजा दिलाता हूं मैं। शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, और ये बोला फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 2 जा 4/3, 4/3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो टी स्क्वायर बाय 3 है, तो वेलोसिटी जो होता है वो ds बाय dt होता है, तो ये हो गया 2t/3, और एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाय dt होता है, तो dv बाय dt करोगे तो ये हो गया 2/3। 2/3 हो गया, जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन, और ये हो गया बॉडी ऑफ मास 3 kg, तो मास 3 kg है और एक्सेलरेशन ये है, तो फोर्स इस बार आसानी से निकला, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस बार का फोर्स ही आसान हो गया, देखो। अच्छा, तो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, ये 3 3 खत्म, बचा 2 न्यूटन का। अब 2 न्यूटन का फोर्स लगा और वो 0 से लेके 4/3 तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन कितना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 2, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है इसीलिए मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कांस्टेंट फोर्स है इसलिए, तो 8/3 इज द आंसर। बताओ मजा आया क्या जीवन में? हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसी डायरेक्शन में है, तो 2 इंटू 4/3, आंसर हो गया 8/3 जूल। ये हो गया 8/3 जूल इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या इसी क्वेश्चन को अभी तुरंत जो मैंने मेथड 2 सिखाया था ऊपर में कि डिफरेंशिएट करके तुम सॉल्व करो, कर पाओगे क्या? करके देखो तो। इसको मैंने कॉपी किया है, डरो मत, ये सॉल्यूशन ऊपर पेज में है। मेथड 2 करो, अभी सिखाया था मेथड 2। इसके अलावे क्या बोला था? मेथड 2 के लिए डबल ए आर्मी बन जाओ, डबल ए आर्मी बन जाओ। और डबल ए आर्मी क्या करेगा? सर का बात याद रखिएगा, वो वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा देगा इसमें। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m का वैल्यू कितना है? 3, v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। v इनिशियल 0 है तो लिखेगा -0 का स्क्वायर। सॉरी माय बैड, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले। तो वेलोसिटी जो होगा वो ds बाय dt होता है, तो ये हो जाएगा 2t/3, और एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाय dt होता है, तो हो जाएगा 2/3। अब मजा आएगा तुम्हें, जब t का वैल्यू 0 रखोगे तो वेलोसिटी कितना आ गया? 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। जब t का वैल्यू 2 रखोगे तो वेलोसिटी होगा 4/3। देखो आंसर आ गया 4/3। 4/3 में से 0 गया, 4/3 बचा, 1/2 इंटू 3 इंटू 4/3। आंसर कितना आया? कुछ गलत हुआ क्या? कहां मिस किया? हाँ मिस किया ना, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर है ना यार। अरे नहीं आया समझ में? हाफ mv स्क्वायर लिखना था, माइनस हाफ m इनिशियल का स्क्वायर। ये होता है ना काइनेटिक एनर्जी मेरे भाई। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। पढ़ाऊंगा डिटेल में भी,
लेकिन ये क्वेश्चन में मेथड 2 अभी जो सिखाया उसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं मैच कर रहा है आंसर या नहीं। हाफ एम वी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये तो 2 रखा तो 2 2 जा 4/3 है ना, उसका स्क्वायर करोगे ना तो 16/9 हो गया। ये एक और 4/3 यहां पे करो फिर, तो ये खुपाच खुपाच हो गया, ये हो गया 4 4 जा 16, लेकिन ये टकाक टकाक हो गया, देखो 8/3 आ गया ना। मैं ये इसीलिए बस कर रहा था कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए कि सर यहां पे तो आपने नहीं किया, ये लंबा इंटीग्रेशन था, क्यों टाइम पास करूं, मैं कर दूं, मुझे तो पता है आंसर आता है, इसको करके देखना और यहां से जो आंसर आएगा वो बिल्कुल यही आंसर होगा मेरे दोस्त, 528 मिली जूली हो। मस्ती, हाँ बोल बोल बोल, डर क्यों रहा है। तो इस तरीके से W वर्क एनर्जी थ्योरम और ये भी कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में मैंने कोशिश करी थी डेल्टा एक्स निकाल के वो करने का, लेकिन जब मैंने यहां पे निकाला ना तो फोर्स कांस्टेंट आया नहीं। अगर ये कांस्टेंट आ गया होता ना तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेता मैं, जो अभी किया। देखो इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी इसने खराब कर दी, टी क्यूब ने। ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से मोल्ड हुआ था, और पावर एक बढ़ाने का प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया इसने। अगर ये स्क्वायर तक रखता तब गेम ऑन हो जाता, हम बढ़िया से सॉल्व कर लेते, लेकिन ये क्यूब पहुंचा के हमें फंसाया। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, अपन है नया बैच में, जो एक ऐसा बैच है जो इंडिया के किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिए, बोर्ड हो, नीट हो, जेई मेन हो या फिर जेई एडवांस के लिए बेस तैयार करने वाला लेक्चर हो, ये वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर में से एक है इंडिया का। तो आप लोग इसे खूब सारा शेयर कीजिए और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिनको इनकी सख्त आवश्यकता है मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। पढ़ाई अभी बाकी है। अब सर क्या करेंगे? यस, अभी तो मैंने क्वेश्चन सब करवाया, लेकिन अब मैंने बताया था कि फोर्स का जो वर्क डन है वो बहुत तरीके से हो सकता है। तो बहुत तरीके का क्या मतलब सर? वर्क डन बाय द टेंशन क्या होगा, वर्क डन बाय द, जल्दी बताओ, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय द, जल्दी से बताओ, ग्रेविटी फोर्स क्या होगा। ये सारे फोर्सेस का वर्क करने के बाद हमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है। तो अभी उन सब चीज को होल्ड में रखते हुए मैं सिंपल 1-2 क्वेश्चंस करता हूं। सबसे पहले मैं सिखाता हूं वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स। जरा समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखना जल्दी से, ग्रेविटी फोर्स। ऐसे ही सारे चीजों को देखेंगे एक एक करके, ठीक है सर। जब वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स की मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो मैं क्या करता हूं, एक लेवल ड्रॉ कर देता हूं। देखो ये एक लेवल है, ओके सर, नो प्रॉब्लम, ये एक लेवल है, और इसका दूसरा लेवल भी बना देता हूं मैं, ये दूसरा लेवल है। अब किसी ऑब्जेक्ट को मैंने उठाया, मान लो कोई ऑब्जेक्ट को मैंने लिया यहां से, इस ऑब्जेक्ट को यहां से ले जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस ऑब्जेक्ट को उठाया मैंने और इसको उठा के इस तरीके से पाथ पे ले गया मैं, ऐसे ले गया, ये एक पाथ से ले गया। दिस इज वन ऑफ द वे। यहां से यहां तक का जो हाइट है वो है h, मान लेते हैं। एक दूसरा रास्ता, दिस इज वन ऑफ द वे, दूसरा रास्ता इसी ब्लॉक को उठाया, इसको दूसरे रास्ते से ले गया, ऐसे नचाते हुए, बोलता हूं तुम नाचो, ऐसे ले गया, ऐसे, ठीक है, समझना चीजों को। ऐसे ले गया रास्ते से उठा के यहां तक, ओके, ठीक है सर। एक तीसरा, अब क्या किया मैंने, यहां से उठाया इसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट सेम ही रखा है मैंने हमेशा, ऑब्जेक्ट मैंने हमेशा सेम ही रखा है। अब इसको नचाते नचाते ले जा रहा हूं, थोड़ा सा इधर ले गया, फिर इसको 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 इधर ले गया। ऑब्जेक्ट अभी भी वही है, समझने की कोशिश करना। तो ग्रेविटी का वर्क कैसे होगा जरा समझते हैं। सबसे पहले धरती माता इसको बोलेगी भैया तेरा मास कितना है m, तो मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं mg।
ये ग्रेविटी का फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है, इसका मास और जी का प्रोडक्ट हमेशा, हम मान के चल रहे हैं, वैसे जी चेंज करता है, ध्यान रखना, हाइट पे जी चेंज करता है, लेकिन हम जो 1, 2, 10, 20, 50 मीटर में खेल रहे हैं, तो वहां पे ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट मान रहे हैं। तो यहां पे mg नीचे है और ये कहां पे पहुंच गया, h हाइट तक। तो ये जो वर्क डन किया ग्रेविटी ने, वो कितना हुआ वो देखो। मैंने अभी तुरंत सिखाया कांस्टेंट फोर्स का वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है और cos 180 होता है -1। तो mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों अपोजिट है, इसीलिए निगेटिव वर्क किया। तो इसीलिए वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही कर रहा हूं मैं। फोर्स कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर किया मैंने, ठीक है ना, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो h है और दोनों के बीच का cos 180 डिग्री है। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, रिजल्ट बताओ मुझे, ये हो गया -f का वैल्यू mg इंटू h। अब मेरा क्वेश्चन है कि इस पे वर्क कितना होगा अगर ऐसा बात है, मेरा क्वेश्चन है इस पे कितना वर्क होगा अगर है तो। अब इस पे देखो समझाता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट। जब बॉडी इधर जा रहा था, mg तो नीचे लग रहा है, तो यहां से अगर बॉडी यहां आ गया मान लो, यहां से यहां आ गया मान लो, तो कोई वर्क हुआ क्या, नहीं, क्योंकि mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, वर्क जीरो। कल ही सिखाया था 90 डिग्री पे वर्क जीरो होता है। अच्छा, फिर देखो यहां पे जब भी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा होता है तब कोई वर्क नहीं होता है। यहां से ये, यहां से यहां गया, कोई वर्क नहीं हुआ, ये यहां से यहां गया, कोई वर्क नहीं हुआ, कोई वर्क नहीं, ये यहां से यहां गया, कोई वर्क नहीं, देखते जा रहे हो ना, ये यहां से गया, कोई वर्क नहीं, यहां से यहां। तो वर्क इस हाइट पे हुआ, इस हाइट पे हुआ, इस हाइट पे हुआ और इस हाइट पे हुआ, ये सारे हाइट पे वर्क डन हुआ है। और ये सारे हाइट को थोड़ा सा खेलता हूं अभी मैं, देखो तुम्हें मजा दिलाता हूं जबरदस्त। ये वाला हाइट है मान लो h1, ये वाला हाइट है मान लो h2, ये वाला हाइट है मान लो h3, ये वाला हाइट है मान लो h4। लेकिन क्या ये h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 मिलके h ही होगा ना? तो छोटा छोटा वर्क डन किया, तो इस केस में जो टोटल वर्क डन होगा बताओ मुझे, क्या वो हो जाएगा -g कॉमन, h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4, और ये सारे माइनस का जब सम करोगे तो क्या निकलेगा, ये सब का सम h ही है। तो क्या आंसर सेम आ गया, -mg h ही वर्क फिर से आया। बोलो मजा आ रहा है तुम लोगों को? इसी तरीके से अगर ये कोई कर्व पाथ है तो क्या इसमें छोटा 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 हॉरिजॉन्टल और छोटा छोटा वर्टिकल, छोटा छोटा हॉरिजॉन्टल, 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 छोटा छोटा वर्टिकल, ऐसे 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 बनाते जा रहा हूं मैं। बोलो बोलो, थोड़ा आगे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा आगे, बहुत इन्फिनिटेसिमल स्मॉल वाला रास्ता ऐसे ही बनेगा ना यार। तो जब ये हॉरिजॉन्टल वाला होगा तब तो कोई वर्क ही नहीं होगा और सारा वर्टिकल का सम इसी के बराबर होगा। तो इस बार भी वर्क -mgh ही होगा। मजा आया तो जरूर कमेंट करके बताना। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी जो है ये एक्चुअल में इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता है कि इसका पाथ क्या है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पहला इंपॉर्टेंट चीज सीखा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। दूसरा, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। जब भी कोई चीज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है, जल्दी से लिखो, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और जब भी कभी ऐसा कोई चीज होता है जो पाथ से इंडिपेंडेंट हो, किस रास्ते से जा रहे हो, और इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जिसके बारे में डिटेल बात करूंगा, लेकिन आ गया तो ज्ञान के लिए बता दे रहा हूं। कंजर्वेटिव फोर्स। आया मस्त वाला मजा, आया मस्त वाला मजा। ये क्या है,
कंजर्वेटिव फोर्स है मेरे भाई। तो mg ग्रेविटी कैसा है? कंजर्वेटिव। और भी एग्जांपल है क्या? यस, स्प्रिंग फोर्स अभी बताऊंगा। टेंशन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। अब टेंशन फोर्स अलग अलग तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन ये सब अब हम टाइप्स ऑफ वर्क डन बाय द वेरियस फोर्सेस नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, इसी तरीके से प्यार बनाए रहिए। सारे क्वेश्चन को दोबारा खुद कीजिएगा, इंटीग्रेशन वाला कीजिएगा। अपन ऐसे ही एंजॉय करके कल सुबह फिर से 8:30 AM में दूसरा सेशन हो जाएगा। थैंक यू, लव यू, बाय मेरे प्यारे बच्चा लोग। और याद रखिएगा, अगर ये वैल्यू ऐड कर रहा है तो आप इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जिन्हें इनकी जरूरत है। थैंक यू, लव यू, बाय मेरे प्यारे बच्चा लोग।